टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 61 होगी। पिछले 60 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और समय काफ़ी कम बच रहा है डे बाय डे, तो पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज कर लेना। हर क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसके पास राष्ट्रीय आपातकाल अथवा वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति निहित है? तो घोषित कौन करता है आप सभी को पता ही होगा, चाहे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर हो वित्तीय आपातकाल, यानी कि आर्टिकल 352, 360। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये डिक्लेयर करता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस? यानी कि निम्न में से कौन सा विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। तो निलंबी घाटी, जिसको इंग्लिश में हैंगिंग वैली बोला जाता है। उसके बाद बी शेप्ड वैली, यानी कि बी आकार की घाटी। उसके बाद दोस्तों रिफ्ट वैली, बी भ्रंश घाटी। ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। तो आपने देखा होगा कि जो नर्मदा नदी है उसकी जो घाटी बनती है उसको भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो ये रिजल्ट होता है दोस्तों टेक्टोनिक फोर्सेस का, ठीक है। हिंदी में विवर्तनिकी बलों का ये परिणाम है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद भूकंप, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, यानी कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी हैं? तो आप सभी को पता है जो पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, ये भूकंप के दौरान महसूस की जाती हैं। लेकिन सबसे जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, विध्वंसकारी होती हैं, वो होती हैं दोस्तों एस तरंगें। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एस तरंगों में ही आर तरंगें और एल तरंगें भी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, नॉर्मली प्लेट्स जो हैं इन्हीं का काम है, जो क्रस्ट है या फिर मेंटल है, क्रोड है उसमें। तो निम्न में से किसके उद्भव तथा स्थान समझाने में सहायक नहीं है? अगर आप अर्थक्वेक्स को देखो तो ये तो टोटली टेक्टोनिक प्लेट्स का ही सारा कंसेप्ट है। माउंटेन्स से भी हमें पता चल जाता है, प्लेट्स के माध्यम से ही। और मेजर सी फ्लोर फीचर्स जो हैं, यानी कि मुख्य समुद्री तल लक्षण, ये भी दोस्तों किससे, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इससे इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि ओरिजिन लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन ओशन करंट्स का नहीं, ये कुछ अलग कंसेप्ट है। तो जियोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा, इसको याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली इन वैली बेस्ट रिप्रेजेंट्स, यानी कि घाटी में घाटी किसका उत्कृष्ट निरूपण करती है? तो ये दोस्तों रिजुविनेशन या फिर नवीकरण का निरूपण या फिर उत्कृष्ट निरूपण करती है, बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालडेरास आर, यानी कि कालडेरा जो हैं ये क्या होते हैं? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इतना तो आप सभी को पता चल ही गया होगा ऑप्शंस को देख के कि ज्वालामुखी जो होते हैं, वोल्केनोस जो होते हैं, उनमें कालडेरास टर्म हमें देखने को मिलती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कालडेरा है दोस्तों, क्रेटर्स ऑफ वेरी लार्ज साइज। क्रेटर क्या होता है? जो मुख होता है किसी भी ज्वालामुखी का, माउथ होता है, उसको क्रेटर बोला जाता है। तो क्रेटर कैसा हो? बहुत ही बड़े साइज का, यानी कि ज़्यादा बड़े आकार के गर्त अगर हम किसी ज्वालामुखी में देखते हैं तो उनको काल्डेरास बोलते हैं। इसको याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ज्वालामुखियों से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत अथवा कंकड़ का तट जो दो द्वीपों को जोड़ता है।
अथवा एक द्वीप को मुख्य क्षेत्र से जोड़ता है कहलाता है। तो टर्म्स पूछी जाती हैं ज्योग्राफी की। ए बीच ऑफ सैंड और ग्रेबल दैट कनेक्ट्स टू आइलैंड्स, दो आइलैंड हैं उनको जोड़ रहा है ये। और एन आइलैंड विद द मेनलैंड इज टर्म्ड, अगर इंडिया की बात करूं तो उसके पास ही आप लक्षद्वीप वगैरह देखते हो, तो इनको जो जोड़ रहा है उसको आप किस टर्म से जानते हैं? तो उसको दोस्तों हम टोम्बोलो बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस तरीके से याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरुस्थलों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों, यूरोप के हों, एशिया के हों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ डिज़र्ट एंड कंट्री या फिर कंटिनेंट? तो पहला है आटाकामा डिज़र्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, सही है। गोबी डिज़र्ट जो है सेंट्रल एशिया में है, ये भी सही है। उसके बाद सोनोरन वेस्ट एशिया डिज़र्ट नहीं। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया का ये डिज़र्ट है, ये भी सही है। तो पहले तीन तो आपको अच्छे से पता हो जाने चाहिए अब, क्योंकि ये सही हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे सोनोरन पूछा गया है, ये कहाँ पे है? ये दोस्तों यूएसए में पड़ता है, तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है ये। वेस्ट एशिया डिज़र्ट नहीं है ये, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों बच्चों वाला है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टडी कम करते हैं। निम्न में से कौन सा वातावरणीय स्तर पृथ्वी से आई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तित करता है? पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जा रही हैं, इसका मतलब पता है क्या है? जो हम मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें जो भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जा रही हैं, धरती से जा रही हैं। तो वायुमंडल की एक परत है जो क्या करती है, इन तरंगों को किसी दूसरी जगह पृथ्वी पर ही वापस भेज देती है। तो क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ लेते हैं अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ अगेन बैक टू द अर्थ? तो इसको कौन सी परत हम बोलते हैं दोस्तों? आइनोस्फियर है ये। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं वायुमंडल की जो परतें हैं उनसे संबंधित। जैसे ट्रोपोस्फियर जो है, क्षोभमंडल जो है, उसमें सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं। समताप मंडल हिंदी में उसे बोला जाता है। और उसमें दोस्तों ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, वो भी हमें देखने को मिलती है। मध्यमंडल है, उसके बाद उसी में आपको आइनोस्फीयर देखने को मिलता है, फिर बहिर्मंडल है। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, ये बार बार पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर के पृष्ठीय जल का औसत तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर किसका? सरफेस वाटर किसी भी ओशंस का। तो ये दोस्तों कितना होता है? अगर औसत तापमान की बात करें 26.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स हमने देखा ये काफ़ी काम की होती हैं। तो एविडेंस जो है इसका, ये कैसे हमें मिला है, कहाँ से? तो ये दोस्तों सी फ्लोर टोपोग्राफी यानी कि समुद्री तल स्थलाकृति से मिला है। तो इसको भी याद रखना, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं डायनासोर्स के बारे में, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जब मनुष्य नहीं थे तो डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जियोलॉजिकल इरा हैं। तो हर एक जियोलॉजिकल इरा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर सभी के बारे में जानकारी नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको डायनासोर्स का जो जियोलॉजिकल इरा है, भूवैज्ञानिक काल है, यह आपको पता होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, दी डिसअपियरेंस ऑफ द डायनासोर्स, यानी कि डायनासोर्स जो हैं कब विलुप्त हुए। आल्सो मार्क्स द एंड ऑफ विच जियोलॉजिकल इरा, जैसे ही डायनासोर्स जो हैं उनका अंत हुआ तो ये जियोलॉजिकल इरा जो है ये भी समाप्त हो गया। तो किस
जियोलॉजिकल इरा में डायनासोर्स रहते थे, तो वो है दोस्तों मेसोजोइक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक ग्रुप ऑफ रॉक्स रिप्रेजेंट, यानी कि शिवालिक समूह की चट्टानों में मौजूद हैं। अब ये शिवालिक है क्या दोस्तों? आप सभी को पता है हिमालय जो है उसके 3 या 4 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं, फिर ग्रेट हिमालय को देखते हैं, फिर मिड हिमालय को देखते हैं, फिर शिवालिक को देखते हैं। और याद रखना, मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ वगैरह पड़ती हैं उन्हें दून कहा जाता है। तो शिवालिक जो है सबसे अंतिम श्रृंखला है हिमालय की। तो इसमें दोस्तों क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी चट्टानें या फिर कौन कौन से पत्थर, कौन कौन से घटक हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे? तो याद रखना, सी ऑप्शन जो है सैंडस्टोन हो गए, हिंदी में ऐसे बालू पत्थर बोला जाता है, फिर कॉन्ग्लोमेरेट, उसके बाद मड स्टोन यानी कि पंकाश्म। तो ये सब कुछ देखने को मिलता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह रहते थे उस युग को क्या बोला जाता था, तो मेसोजोइक हमने देखा। अब सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, विच पीरियड इज़ नोन एज एज ऑफ फिश, यानी कि जहाँ डायनासोर्स होते थे उसको मेसोजोइक हम बोल देते हैं। जहाँ पे मछलियाँ थीं जिस युग में, यानी कि मछलियाँ ही थीं और कुछ नहीं था। जैसे इस टाइम हम आदमियों को कहते हैं कि आदमी ही हैं, बाकी तो सभी छोटे हैं। तो उसी प्रकार मछलियाँ ही यहाँ पे उत्तम थीं। तो इस एज को क्या बोला जाता है दोस्तों? डेवोनियन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर इज गोल्ड, यानी कि किसी अयस्क का धातु घटक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, और क्या होते हैं, अगर सपोज करो आप किसी भी धातु को निकालना चाहते हो पृथ्वी से, क्रस्ट से या फिर मेंटल से, तो आपको उसके और निकालने पड़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर कुछ एक प्रक्रियाएं होती हैं, फिर असली धातु जो है निकाली जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेटल कंटेंट जो होता है ओर का, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों टेनोर, या फिर सही प्रतिलिपि हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर किया करो ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि देवनागरी में ही इन चीज़ों को लिख दिया जाता है, इन टर्म्स को लिख दिया जाता है, फिर मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को जो हिंदी माध्यम के होते हैं। तो टेनोर इसको बोला जाता है, इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट वाटर स्टैंड जो कि साउथ अफ्रीका में है, इज फेमस फॉर। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जो भी चीज़ें मशहूर होंगी वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। बिट वाटर स्ट्रैंड जो है ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका वाला किस चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? अवसादी यूरेनियम निक्षेपण के लिए, सेडिमेंट्री यूरेनियम डिपॉजिट के लिए। तो इसको भी याद रखना। आज मैंने ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ज़रा भी इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी काफ़ी स्टूडेंट्स की कमज़ोर होती है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वैसे ही हम ज्योग्राफी के लिए भी कर रहे हैं। पिछले कुछ एक समय से आप अगर एनालाइज करें क्वेश्चंस को, तो जो कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्ति है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पता ना हो कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, तो जो लक्षद्वीप है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वो सारा का सारा जो बना है दोस्तों कोरल रीफ से ही बना है, प्रवाल भित्ति से ही बना है। तो एक जीव होता है जो कुछ समय बाद मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दूसरी कोरल रीफ आती है, उसी के ऊपर जम जाती है, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर तीसरी आती है। ऐसे ही करोड़ों अरबों जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इकट्ठी हो जाती हैं और ज़मीन की तरह टुकड़ा बन जाता है समुद्र में उसका। तो सामान्यतः प्रवाल भित्ति किस अक्षांशीय विस्तार में पाए जाते हैं, यानी कि कोरल रीफ्स आर जनरली फाउंड इन दी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस ऑफ। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? यह है पृथ्वी, तो यह है भूमध्य रेखा। इस तरह से जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है। और दोस्तों अगर देशांतर की बात करूं मैं, तो यह है पृथ्वी, और इस तरह से जो होते हैं लॉन्ग रेखाएं, लॉन्गिट्यूड इन्हें बोला जाता है। तो पजल मत होना। तो अगर पृथ्वी ये है
ये है भूपर पट्टी, भूमध्य रेखा। तो इसके 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री साउथ में, इसी बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रवाल भित्ति या फिर कोरल रीफ्स। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। इस तरीके से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, ठीक है। समय कम बच रहा है, दिन रात एक कर दीजिए। और इन फ्यूचर भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, टीजीटी की, पीजीटी की वगैरह वगैरह। तो आप ज़रूर अच्छे से आज से ही तैयारी शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। जय हिंद, जय हिमाचल।